ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हमें पढ़ना है जनरल थ्योरम्स। फॉर एग्जांपल हमें पहली थ्योरम पढ़नी है आज, रोलीज थ्योरम। रोलीज थ्योरम। अब देखो, रोलीज थ्योरम पढ़ने का मकसद क्या है हमें? ये जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, किस में पढ़ रहे हैं? डिफरेंशिएबिलिटी में, डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन में रोलीज थ्योरम का क्या मकसद है? अगर आप देखोगे, मैंने आपको बहुत सारी चीजें पहले ही मैं बोल चुका हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन क्या होता है एक्चुअली, एक जनरलाइज उसमें इंटरप्रिटेशन में ये होता है एक टेंजेंट एक कर्व पे, उस फंक्शन पे एक टेंजेंट, उसका जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है, मैंने बोला है। अगर आप देखोगे रोलीज थ्योरम एक्चुअली इस डिफरेंशिएशन की एक एप्लीकेशन है, एक तौर पे एक एप्लीकेशन है। इस रोलीज थ्योरम में जो भी इसने स्टेटमेंट दिया है उसको हम फिर इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे, उसका क्या मकसद है, वो क्यों आया है, क्या उससे मिलता है हमें। पहले इसका एक सिंपल स्टेटमेंट देखेंगे। ये बोलता है रोलीज थ्योरम, जैसे कि माइकल रोलीज था मैथमेटिशियन था, फ्रेंच मैथमेटिशियन। इसने बोला है आई थिंक 15th सेंचुरी में या 16th सेंचुरी में इसने बोला है, नहीं 16th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में बोला था इसने शायद, ये नहीं सॉरी 16th सेंचुरी में नहीं, 1652 से लेकर कहाँ तक था ये, इसका ये बर्थडे है इसका 1719 तक, इसमें इसका लाइफ स्पैन है इस रोली का, माइकल रोलीज का। इसने बोला है अगर एक फंक्शन है, इफ ए रियल वैल्यू फंक्शन, इफ ए फंक्शन, ऑब्वियसली रियल फंक्शन है, ऑब्वियसली रियल फंक्शन, इफ ए रियल फंक्शन f of x such that, बड़े अच्छे से देखना बेटा इसको, such that पहली कंडीशन क्या है, such that f of x is, क्योंकि रियल फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हो आप रियल फंक्शन को डिफाइन ऐसे करते हो, f फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल a b से लेकर r तक, मतलब डोमेन इसका a b है एंड r इज ए रेंज। इसे बोला है f इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन किस में होनी चाहिए? कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ये पहली कंडीशन है इसकी। दूसरी कंडीशन इसने दूसरी कंडीशन क्या बोला है? इसने बोला f ऑफ x शुड बी डिफरेंशिएबल, f ऑफ x इज डेरिवेबल, डेरिवेबल इन, ये जो क्लोज्ड इंटरवल है ना, अब ये ओपन इंटरवल में होनी चाहिए। मतलब ये जो फंक्शन है आपके पास f ऑफ x, एक तो ये कंटिन्यूअस होनी चाहिए इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। दूसरी कंडीशन, ये जो f ऑफ x से फंक्शन है ये डेरिवेबल होनी चाहिए किस इंटरवल में? ओपन इंटरवल ए बी में। और तीसरी कंडीशन इसने बोला है, तीसरी कंडीशन ये बोल चुका है, इफ f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, फिर उसके बाद देन there exist at least one point C in open interval a comma b such that ये जो f c है, such that f dash of c is equal to 0। ये इसका स्टेटमेंट है, रोलीज थ्योरम का ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को एक्चुअली ये रोलीज थ्योरम जो है ना, हमें इसका ये स्टेटमेंट मिलता है, इसको प्रूव नहीं करना है इस क्लास में, 12th क्लास में इसको प्रूव नहीं करना है, ये प्रूव करनी है हायर मैथमेटिक्स में जब आप वहां पे पहुंचोगे। तो 12th क्लास में हम इसको पहले स्टेट करेंगे, फिर हमें वेरीफाई करना है इस रोलीज थ्योरम को। खाली उस पर क्वेश्चन है तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पहले इस रोलीज थ्योरम को बड़े अच्छे से समझो। ये रोलीज थ्योरम, इसका कहने का मकसद क्या है? ये जो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस इन दिस क्लोज्ड इंटरवल a b, f ऑफ x इज डेरिवेबल, दूसरी कंडीशन, मतलब ये तीनों कंडीशन जब होंगे ना सेटिस्फाई, दिस एंड दिस, तब आप बोल सकते हो दिस कंडीशन। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट C in the open interval a b such that f dash of c is equal to 0। इसका क्या मकसद है अभी आप वो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हम देखेंगे, बड़े अच्छे से देखेंगे। बड़ा प्यारा कंसेप्ट है, बड़ी अच्छी थ्योरम है, बड़े अच्छे से समझेंगे हम इसको, बड़े अच्छे से समझेंगे इसको। एक्चुअली यहाँ पे क्या होती है फंक्शन, f फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी से लेकर r तक,
अब देखो बेटा, ये आप पहले नोट डाउन कर लो, इसका स्टेटमेंट नोट डाउन कर लो, प्लीज पास द वीडियो टू नोट इट डाउन। मतलब तीनों कंडीशन होनी चाहिए, फिर आप ये बोल सकते हो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू या वन पॉइंट सी इन द ओपन इंटरवल ए बी such that f dash of c is equal to 0। अब इसको बड़े अच्छे से समझेंगे, यहाँ पे बड़े अच्छे से समझेंगे। मैं आपको बोल चुका हूं कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता था, जो ज्योमेट्रिकल डिफरेंशियल हमने पढ़ी थी कंटिन्यूअस फंक्शन की, उसका क्या मकसद होता है। देखो एक ग्राफ में यहाँ पे प्लॉट करूंगा, एक ग्राफ में प्लॉट करूंगा, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज ऑरिजिन एंड दिस इज वाई एक्सिस। तीनों कंडीशन को देखेंगे, बड़े अच्छे से देखेंगे। अगर मैं एक कर्व मानूंगा, फॉर एग्जांपल कर्व ये है, ये कर्व है ना, ये जो कर्व है ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। इसके बहुत मैं ये भी आपको बोलूंगा क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इस रोलिच थ्योरम के ग्राफ किस किस पॉसिबिलिटी में हो सकता है। ये मानो ये दिस इज ए, पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। क्या पहली कंडीशन जो है ना, यहाँ से ये ए है, ये यहाँ से यहाँ तक है बी, दैट मीन्स 0 से लेकर यहाँ तक ये ए है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ए किया नोट। तो ये पॉइंट क्या होगा शाबाश, जब आपने इस फंक्शन में ए दिया इस एक्स के वैल्यूज, तो इस फंक्शन का क्या होगा बेटा, ए कामा एफ ऑफ ए होगा कि नहीं, इसके ऑर्डिनेट सॉरी एब्सिस एंड ऑर्डिनेट ई होगा ना। अच्छा, जब यहाँ से 0 से लेकर बी तक, तो इस बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बी कामा एफ ऑफ बी होंगे कि नहीं, ये बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे। बड़े अच्छे से चेक कर लो। अब मुझे पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है दिस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन, ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में लिख रहा हूं यहाँ पे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, इस थ्योरम की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन ए बी, मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन जब हमने पढ़ी थी उसमें मैं बोल चुका हूं आपको, ये कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब होता है अगर हम उस फंक्शन का ग्राफ हम ड्रा करेंगे इन अ वन स्ट्रोक विदाउट लिफ्टिंग द चार्ट। अब देखो मैंने इस फंक्शन का ग्राफ किया है एक ही स्ट्रोक में, मैंने किया ना ड्रा इसका ग्राफ एक ही स्ट्रोक में। क्या मैंने पेन चाक को उठाया है, बिल्कुल भी नहीं उठाया। दैट मीन्स द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज कंटिन्यूअस, मतलब यहां से लेकर ए से लेकर बी तक, स्मॉल ए से लेकर स्मॉल बी तक ये फंक्शन क्या है बेटा, ये फंक्शन है क्या, शाबाश, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। पहली दैट मीन्स स्मूथ करो है इसकी, दैट मीन्स इस फंक्शन द फंक्शन इज वेरी स्मूथ, मतलब क्या है इसका, ये हमने लिफ्ट नहीं किया है। क्या नहीं लिफ्ट किया हमने, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस करू फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विदाउट लिफ्टिंग द चार्ट, तब उसी को बोलते हैं ना फंक्शन को कंटिन्यूअस। वेरी गुड। वायर यहाँ पे एक्स सॉरी एब्सिसा ए है और यहाँ पे एब्सिसा बी है। मैंने क्या बोला, द ग्राफ ऑफ द कर्व ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज वेरी गुड, इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, आप इस कर्व को विदाउट लिफ्टिंग द चार्ट या विदाउट लिफ्टिंग द पेन ड्रा कर सकते हो। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मैं बोल चुका हूं, कहां पे, ये मैं बोल चुका हूं डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे। हालांकि मैंने बोला था ये अच्छी डेफिनेशन है। एक कंटिन्यूअस फंक्शन कब होती है, जब उस फंक्शन को जब हम उस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, बट वो ग्राफ ऐसा होना चाहिए कि हम पेन को बेंड या लिफ्ट नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तब वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर लिफ्ट या बेंड हुई है, बेंड मतलब ऐसे यहां से गई फिर ये हो ना पीक इसका बेंड यहां पे, तो ये कंटिन्यूअस नहीं कहलाती है। तो अब देखो इस फंक्शन को मैंने ड्रा की है ऐसे, इस फंक्शन ये है ना, इसको मैंने ड्रा किया है। दूसरी चीज ये है एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल, मतलब विदाउट दिस, एक्सक्लूडिंग दिस पॉइंट ए एंड एक्सक्लूडिंग दिस पॉइंट बी। इसमें जो बाकी सारे जो पॉइंट्स है ना, ये वहां पे डेरिवेबल होनी चाहिए। डेरिवेबल का मतलब क्या है, जब मैंने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बोला था उसका डेफिनेशन ऑफ डेरिवेबिलिटी एट एनी पॉइंट, क्या मैंने बोला था, उस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट डाल सकते हो। मतलब जहां जितने यहां से लेकर विदाउट ए एंड विदाउट बी कितने पॉइंट हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट है। हर किसी पॉइंट पे आप एक टेंजेंट, यूनिक टेंजेंट डाल सकते हो, तब उसको क्या बोलते हैं, एफ इज डेरिवेबल। एफ इज डेरिवेबल का मतलब है इस फंक्शन में, इस कर्व में जितने भी पॉइंट्स हैं विदाउट, मतलब ओपन इंटरवल है ना, विदाउट ए एंड बी, उन पे आप एक एक टेंजेंट डाल सकते हो, एक एक टेंजेंट डाल सकते हो। तो दूसरे पॉइंट का क्या मकसद है, इस वाले एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल का क्या मकसद है, एफ इज डेरिवेबल ऑन द इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन हैज ए यूनिक टेंजेंट एट एनी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। दैट मींस इस ए से लेकर बी तक जितने भी पॉइंट्स है ना, उन पे आप एक यूनिक टेंजेंट डाल सकते हो। मतलब ये पॉइंट है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे डाल सकते हो टेंजेंट,
एक पॉइंट यहाँ पे, क्योंकि ए और बी के दरमियान कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो उन पे आप पर्टिकुलर एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट डाल सकते हो, उसी को आप बोलते हो एट एवरी पॉइंट वी कैन ड्रा ए वेरी यूनिक टेंजेंट। हर किसी पॉइंट पे आप यूनिक टेंजेंट डाल सकते हो। ये दूसरे पॉइंट का, ये दूसरा पॉइंट जो है आपके पास, ये दूसरा पॉइंट जो है आपके पास, इसका यही मतलब है एट एवरी पॉइंट excluding this point A and excluding this point B, because open interval है। open का मतलब है less than B but greater than A। इसमें जो कोई पॉइंट है आप ऐसे डाल सकते हो, मतलब between every point between A and B we can draw a unique tangent at every point on this curve। इसका मतलब ये दूसरे का पॉइंट यही है। अच्छा, तो कभी कभार इसको ऐसे भी लिखते हैं, f of x is continuous function in, इस क्लोज इंटरवल को ऐसे लिखते हैं लेस आर इक्वल टू b लेस आर ग्रेटर और इक्वल टू a। इसको लिखते हैं f of x is derivable in ऐसे x is less than b greater than a। ठीक है ना, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल आपने सेट थ्योरी में पढ़ चुके हैं आप, कहाँ पे, 11th क्लास में। अब तीसरा जो पॉइंट है ना, f of a should be equivalent to f of b, f of a should be equivalent to f of b। मतलब क्या है, ये आप यहाँ से 0 से लेकर a तक गए ना, तो ये f of ये है a, तो ये क्या होगा बेटा, ये क्या होगा, आप बड़े ऐसे से देखना, ये क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस क्या होगी, ये f ऑफ यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगी, ये f ऑफ a होगी। अब फिर आप 0 से लेकर b तक यहाँ तक गए हैं, बट ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस f ऑफ b होगी। ये बोलता है इस फंक्शन के लिए दिस डिस्टेंस फ्रॉम a टू b, a टू f इज दिस पॉइंट a, ये f ऑफ a होता है, ये बराबर होना चाहिए किसको, इस डिस्टेंस को। आप देखो पर्टिकुलरली आता है कि नहीं, f ऑफ b। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, इस f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b का मतलब क्या है, शाबाश, इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। एट x इज इक्वल टू a मतलब दिस डिस्टेंस एंड x इज इक्वल टू b, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल, दैट मीन्स फंक्शनल वैल्यू शुड बी इक्वल। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा इसको, द फंक्शनल वैल्यू शुड बी इक्वल। अच्छा, इसके बाद जब ये तीनों कंडीशन होंगे आपके पास, ये क्या है एक्चुअली, क्या मुझे आप बोलो अगर मैं ग्राफ इसका ऐसे रखूं, इसका ऐसे रखूं, ग्राफ ऐसे रखूं, ग्राफ इसका, तो जरा मुझे बोलो प्लीज, इसको मैं फिर से दिखाऊंगा। अगर मैं ग्राफ ऐसे रखूंगा, ऐसे इस पे, जरा मुझे बोलो दिस इज ए, तो ये f ऑफ, ये a मानो यहाँ पे, ये b मानो यहाँ पे, दिस इज a एंड दिस इज b। ये f ऑफ a जो यहाँ पे होगा ना, a कामा f ऑफ a, ये होगा यहाँ पे b कामा f ऑफ b। तो क्या ये f ऑफ a का मतलब दिस डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट, क्या ये बराबर होगी f ऑफ b की, क्या ये बराबर होगी f ऑफ b की, f ऑफ a होगी, अब f ऑफ b इस फंक्शन के लिए बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस समय आप बोलोगे द रोली थ्योरम इज नॉट होल्ड। दैट मींस रोली थ्योरम सेटिस्फाई करने के लिए, एक फंक्शन को रोली थ्योरम पे ये c निकालने के लिए आपको ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए पहले सेटिस्फाई। अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं होगी ना, आप नहीं निकाल पाओगे ये c, ठीक है, आप नहीं निकाल पाओगे ये c। तो दैट मीन्स इस रोली थ्योरम के लिए आपको तीनों कंडीशन पहले फुलफिल होनी चाहिए, पहले सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाके आप बोल सकते हो देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट एट लीस्ट वन पॉइंट C बिटवीन A एंड B। मतलब इस A और B में एक पॉइंट ऐसा ढूंढोगे आप सच दैट f डैश ऑफ C इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है वो भी मैं बोलूंगा, आप ध्यान रखो। तो दैट मींस यहां पे आप नहीं बोलोगे दिस रोली थ्योरम इज होल्ड, खाली यहां पे जहां पे ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस होनी चाहिए बराबर इस करो के यहां से और यहां से। इसीलिए इसके भी मैं बोलूंगा कितने पॉसिबिलिटीज हैं ग्राफ होने के, वो मैं इसके बाद बोलूंगा। पहले आप ध्यान रखो क्या है रोलीज थ्योरम का मकसद क्या है, इसका क्या मतलब होता है। तो क्या पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई, दूसरी भी हुई, तीसरी भी हुई, इसमें इस फंक्शन में हुई। अब आप बोल सकते हो देन देयर इज एट लीस्ट वन पॉइंट, एट लीस्ट वन पॉइंट का मतलब एक या एक से ज्यादा, फिर वो पॉइंट जो है ना C, वो इस A और B के दरमियान होना चाहिए। मतलब इस फंक्शन यहां से लेकर एक्सक्लूडिंग दिस A एंड B, यहां से लेकर यहां तक कोई भी पॉइंट होना चाहिए ऐसा, उसमें क्या होना चाहिए f डैश ऑफ C 0 होना चाहिए। f डैश क्या होता है एक्चुअली, f डैश ऑफ x क्या होता है, स्लोप ऑफ द फंक्शन होता है कि नहीं। अब स्लोप ऑफ द फंक्शन अगर 0 बनेगा, वेरी गुड, मैंने 11th में बोल चुका हूं स्ट्रेट लाइन में, स्लोप ऑफ द फंक्शन अगर 0 बनेगा तो उस समय क्या मतलब होता है, उस समय मैं बोलता हूं tan ऑफ फाई, ये कब 0 बनेगा, शाबाश, tan ऑफ फाई कब 0 बनेगा, मतलब ये होता है tan ऑफ फाई, दिस इज फाई, ये होगा। फिर स्लोप क्या बनाता है, इसके साथ एंगल क्या बनाता है, एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये tan ऑफ फाई अगर 0 बनेगा तो मैं बोल चुका हूं उस समय वो लाइन पैरेलल होगी इस x एक्सिस की।
दैट मीन्स आपको एक ऐसा पॉइंट चाहिए इस कर्व में, इस कर्व में एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए, अगर वहां पे उस पॉइंट पे हम स्लोप एक टेंजेंट डालेंगे, यूनिट टेंजेंट उस पे ऑब्वियसली होगा, दैट मींस हम डाल सकते हैं। जब ये तीन कंडीशन होंगी ना सेटिस्फाइड, तब आप एक पॉइंट देख सकते हो, इसमें एक पॉइंट होगा जहां पे क्या होगा, अगर उस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट सी है, अगर इस पॉइंट पे आप यूनिक टेंजेंट डाल सकते हो, क्योंकि बिटवीन दिस एंड दिस देयर शुड बी एट एवरी पॉइंट देयर शुड बी ए यूनिक टेंजेंट। मैंने एक पॉइंट यहां पे कंसीडर किया है सी, क्योंकि मैं बोल चुका हूं देन देयर एग्जिस्ट, ये तीन कंडीशन होने के बाद जरूरी लाजमी एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करता है बिटवीन ए एंड बी, उस पे अगर आप देखोगे एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0, मतलब उस पे अगर आप एक पॉइंट टेंजेंट डालोगे ना, वो पैरेलल होनी चाहिए किसको, इस एक्स एक्सिस को। इस एक्स एक्सिस को जब पैरेलल होगा तो मैं बोलूंगा एफ डैश ऑफ सी, मतलब उस पॉइंट पे जो आप टेंजेंट डालते हो वो पैरेलल होगा लाजमी क्या, इस एक्स एक्सिस को, तभी तो वो स्लोप बनेगा ना इसका, क्योंकि स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट सी शुड बी 0। क्यों? क्योंकि उस पे जो होगा वो लाइन होगी पैरेलल एक्स एक्सिस को, तो लाइन जब पैरेलल होती है एक्स एक्सिस को उस समय स्लोप 0 होगा। ये मैंने 11th क्लास में बोल चुका हूं। यही मतलब होता है इसका, रोलिस थ्योरम का यही मकसद था कि जब आपके पास ये तीन कंडीशन होंगे, उसके बाद आप बोल सकते हो बेटा इस फंक्शन, इस कर्व पे एक पॉइंट ऐसा आप निकाल पाओगे, या एक से ज्यादा, अभी मैं दिखाऊंगा बहुत सारे आप पॉइंट निकाल सकते हो। उन पॉइंट्स पे क्या होगा, उन पॉइंट्स पे उसका अगर आप स्लोप देखोगे उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट आप देखोगे वो 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि वो टेंजेंट होगा पैरेलल किसका, इस एक्स एक्सिस का। जब पैरेलल होगा एक्स एक्सिस का, आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, व्हेन अ लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस द स्लोप इज 0, व्हेन द लाइन इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस देन द स्लोप इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे बोला था ना, जब ये लाइन होगी पैरेलल इस, क्योंकि यहाँ पे बनेगा tan ऑफ पाई बाई 2, tan ऑफ पाई बाई 2 इज नॉट डिफाइंड, 90 पे tan डिफाइन ही नहीं है, तो आप बोल रहे थे वहां पे, क्योंकि स्लोप ऐसे निकालोगे ना किसी चीज का, वो आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ये जब ये करो आप ये स्लोप टेंजेंट देखोगे ना, इसका स्लोप क्यों 0 होगा, क्योंकि ये पैरेलल है एक्स एक्सिस को। तो यही कहने का मतलब होता है इसका, यही मतलब है इसका। अब आप देखोगे सर क्या है पॉसिबिलिटीज खाली ऐसे होने की, इस ग्राफ फंक्शन का ग्राफ ऐसे ही होगा खाली। अब देखो कैसे कैसे हो सकता है ग्राफ इसका, देखो कैसे कैसे ग्राफ हो सकता है इसका, बड़े से देखना। एक तो ये हो सकता है, ये वाला पॉसिबिलिटीज केस है। दूसरा केस ऐसे भी हो सकता है, ऐसे बेटा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए, तो ये होगा ए कामा एफ ऑफ ए, एंड दिस इज बी, तो इसका इस पॉइंट का क्या होंगे कोऑर्डिनेट बी कामा एफ ऑफ बी। तो अगर आप देखोगे दिस एफ ऑफ बी शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, पहली कंडीशन ये कंटिन्यूअस है इस ए टू बी में, ये मानो ए है यहाँ से बी है, फ्रॉम ए टू बी दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस बिकॉज वी कैन नॉट लिफ्ट द कर्व, वी आर ड्राइंग दिस ग्राफ ऑफ दिस कर्व विदाउट लिफ्टिंग द कर्व, विदाउट लिफ्टिंग द चार्ट। दूसरी चीज ये कंटिन्यूअस भी होगी, एट एवरी पॉइंट वी कैन ड्रा अ टेंजेंट। कंटिन्यूअस का मतलब डिफरेंशिएबल का मतलब होता है ना, डेरिवेबल का मतलब होता है बिटवीन ए एंड बी, एट एवरी पॉइंट वी शुड बी एबल टू ड्रा अ टेंजेंट, यूनिट टेंजेंट। हर किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट डाल सकते हो। तीसरी कंडीशन है ये एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी, आप चेक कर लो, इसका भी हो सकता है बराबर। तीसरा जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब आप बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट सी होगा यहाँ पे, एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट आप किसी भी पॉइंट पे डाल सकते हो। सी पे आप टेंजेंट जब डालोगे वो पैरेलल होगा किस, इस एक्स एक्सिस का, दैट मींस एफ डैश ऑफ सी होगा 0। इस एफ डैश ऑफ सी का मतलब 0 होना क्या है कि इस टेंजेंट का स्लोप होगा क्या, स्लोप ऑफ द टेंजेंट at the point C is 0। ये किसका मतलब है, ये इसका मतलब है एफ डैश ऑफ C इज इक्वल टू 0, क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, वी कैन ड्रा एक्स है मतलब आर्बिट्री वेरिएबल, at every point for different values of x we can draw different tangents of the function, different at this एक मानो c x1 मानो, ये मानो x2, यहाँ पे भी एक टेंजेंट डाल सकते हो, यहाँ पे भी एक टेंजेंट, यहाँ पे भी एक टेंजेंट, हर किसी पॉइंट पे आप डाल सकते हो टेंजेंट। इसका मतलब ये होता है। बट एट c, ये पॉइंट c मैंने लिया है, उसका एफ डैश ऑफ c का मतलब 0 क्या है कि इसका इस पॉइंट पे ये जो स्लोप होगा इस टेंजेंट का वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के
क्योंकि आपने पढ़ा है जब व्हेन अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस द स्लोप इज 0, tan ऑफ दिस इज 0। आपको पता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट को आप कैसे डिनोट करते हो, dy बाई dx, जिसको आप बोलते हो कभी कभार f डैश ऑफ x भी। अब x का वैल्यू मैं पर्टिकुलर वैल्यू रखता हूं c, तो c पे इसका क्या बनेगा, स्लोप बनेगा 0। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है x एक्सिस के। ये दूसरा तरीका है ग्राफ होने के पॉसिबिलिटी दूसरा है। तीसरा पॉसिबिलिटी कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं बोलता हूं देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट। एट लीस्ट का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा। सर आप कैसे बोलोगे एक से ज्यादा? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं ऐसे ग्राफ होगा, ऐसे ग्राफ होगा, ऐसे ग्राफ होगा, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सी। ठीक है, देखो अगर आप मैं यहाँ पे a रखूंगा, दिस इज c एंड दिस इज c। आप देखो बेटा, आप देखो a, दिस इज b, सॉरी। अगर आप देखोगे दिस f ऑफ a से लेकर, पहले ये देखो a से लेकर c तक ये कंटिन्यूअस है, बिल्कुल है। डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल है, क्योंकि एवरी पॉइंट पे आप ड्रा सकते हो एक टेंजेंट। c से लेकर b भी है, क्योंकि इस a से लेकर b भी ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। a से लेकर c भी ये कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है। c से लेकर c से लेकर b तक भी ये क्या डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूटी है। तीसरी कंडीशन क्या, f ऑफ a, f ऑफ c एंड f ऑफ b ये बराबर है, तीनों बराबर है। दैट मींस f ऑफ a शुड बी इक्वल टू f ऑफ b, f of a should be equal to f of c and f of c should be equal to f of b। ये तीनों कंडीशन है। तब में से तीन कंडीशन की एक ही कंडीशन एक्चुअली मानी जाती है। तो आप क्या डाल सकते हो, यहाँ पे भी एक पॉइंट मान दो, ये c1 है, c1 एक पॉइंट होगा, ये पैरेलल होगा x एक्सिस, तो f डैश ऑफ c1 होगा 0। यहाँ पे भी एक टेंजेंट डाल सकते हो, तो यहाँ पे होगा मतलब फॉर एग्जाम्पल दिस इज c2, तो f डैश ऑफ c2 भी होगा। अगर आप ये कंसिडर नहीं करोगे, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, f डैश ऑफ c2 भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक टेंजेंट आप डाल सकते हो बिटवीन a एंड b, तो उसका स्लोप भी 0 होगा। तो अगर आप देखो यहाँ पे भी एक टेंजेंट डाल सकते हो, दैट मींस c3, तो वो भी किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के। दैट मींस f डैश ऑफ c3 भी होगा क्या, c3 भी होगा 0। दैट मींस इसीलिए मैं बोलता हूँ वहाँ पे क्या, देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट, एटलीस्ट मतलब एक या एक से ज़्यादा। एक इसमें पॉसिबिलिटी है, दूसरा पॉसिबिलिटी इसमें भी एक ही है, खाली पॉसिबिलिटी इसमें भी एक ही हो सकता है। बट कहीं सारे एक फंक्शन होती है, उसकी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होते हैं, इसीलिए मैं वहां पे लिखता हूं देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट, देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट, एक या एक से ज्यादा, एट विच लाइज बिटवीन a एंड b, विच लाइज बिटवीन a एंड b such that f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे f डैश ऑफ c1 भी होगा, c2 भी होगा और c3 भी होगा। समझ आया? ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब आप एक चीज को लिखेंगे, हम लिखेंगे इस चीज को। अब क्या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में जो हम चीजें देख रहे हैं ना, वो अब लिखोगे। देखो कैसे लिखोगे बेटा, देखो कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रूव नहीं करना है इसको, बड़े अच्छे से देखना है आपको। क्या क्या मैंने पहली कंडीशन क्या मैं बोल चुका हूं, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है ना, उसको आप ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे। f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, शाबाश, इन द क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल कैसे लिखते हैं, इन क्लोज्ड इंटरवल ऐसे लिखते हैं। अगर आप लिखना भी चाहते हो इन क्लोज्ड इंटरवल, फिर ये वो भी सही है, पहला। दूसरा क्या बोलते हो, f ऑफ x इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल लिख सकते हो, इन ओपन, ओपन ओपन है, तो ऐसे लिखते हैं ए बी। तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन होनी चाहिए क्या शिवाश, f ऑफ a शुड बी इक्वल टू f ऑफ b। हम इसको बड़े अच्छे से लिखेंगे अभी। हाँ, इसका क्या मतलब होता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में, इसका क्या मतलब होता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में, इसका क्या मतलब है। फिर इसके बाद अगर तीनों कंडीशन हो गई तो फिर यहाँ पे बोल सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट वन वैल्यू, वन पॉइंट या वन वैल्यू, कुछ भी लिखो, वन वैल्यू c विच लाइज बिटवीन, शाबाश, a कमा b, या ऐसे लिख सकते हो which lies between open interval a and b, ऐसे such that क्या होना चाहिए, such that
एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, खाली इतना ही है। स्टेटमेंट ऑफ, ये है स्टेटमेंट ऑफ रोलीज थ्योरम, रोलीज थ्योरम। अच्छा, ये है। अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखो यहां पे, ज्योमेट्रिकल, अभी तक हमने समझा है इसको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब देखो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगी इसकी। क्या होगी इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन? अब देखो वो अगर मैं लिखूं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसकी, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब क्या होता है? द ग्राफ, पहला पॉइंट, सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। आप इसका ग्राफ भी देख लेना, इसका ग्राफ ये है ना, ये है ना इसका, अगर अब मैंने ये माना है, अगर मैं मानूं ये बेटा, अगर मैं ये ग्राफ मानूं इसका, दिस इज फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए, इसके कोऑर्डिनेट होंगे ए एफ ऑफ ए, दिस इज बी, इसके होंगे बी एफ ऑफ बी, दिखता है? दिस इज फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए एंड दिस इज बी, x axis and this is y axis. Then f of x is continuous on continuous function, continuous function यहां पे बोल लिख सकते हो, continuous function on a b का मतलब क्या होता है? शाबाश। the graph of the function the graph of the function is कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? इज कंटिन्यूअस करो, शाबाश। कंटिन्यूअस करो का मतलब क्या होता है? वी कैन ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग द चॉक, या चॉक के बदले आप पेन लिख सकते हो क्योंकि चॉक खाली यहां पे काम करता है, या विदाउट बेंडिंग। हाँ, अच्छा। इन एन ओपन इन द फ्रॉम द पॉइंट, या लिख सकते फ्रॉम द पॉइंट का नाम क्या लिखा मैंने? ए, फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी। ये इसका मतलब है, किसका मतलब है? ये इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। या इसको कभी कभार बोलते हैं वी कैन ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग द पेन, या आप बोल सकते स्मूथ करो होगी इसकी, स्मूथ करो का मतलब क्या होता है? यही होता है, स्मूथ करो। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए इस फंक्शन के? ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मतलब एक फंक्शन का ये कुछ हाल होना चाहिए, पहले ये होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? दूसरा होना चाहिए अगेन एफ इज डिफरेंशिएबल। अगेन दूसरा पॉइंट ये है ना, दूसरा पॉइंट ये है ना, अगेन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, या डिफरेंशिएबल, शाबाश लिखो डिफरेंशिएबल। एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को ऐसे लिखते हैं ना, ऑन द ओपन इंटरवल, दिस ऑन द ओपन इंटरवल, that means there is a the graph of the, क्या लिखेंगे? the graph of f of x has a, ऐसे लिखो, the graph, that is the graph of f of x has a unique tangent at unit tangent कहां पे? unit tangent at any point between a and b। between का मतलब a और b के दरमियान, विदाउट, या आप लिख सकते excluding a and b, excluding a and b मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बगैर हर किसी पॉइंट पे आप एक यूनिट टेंजेंट डाल सकते हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिखने के लिए मैं ये पास करूंगा, ये सॉरी पास करने से पहले आप लिखो इसको, मैं रब करता हूं यहां पे। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा
इसका मतलब होता है एफ ऑफ ए इंप्लाइज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी का मतलब होता है, ध्यान रखो, इसका मतलब होता है द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, किस फंक्शन का? ये जो फंक्शन है आपके पास एक्चुअली करूँ किसकी है, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए किसका ना, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a x इक्वल टू a एंड एट x इक्वल टू b इज इक्वल, ये तीसरी कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन हो आपके पास, फिर आप बोल सकते हैं दिस, देन देयर एग्जिस्ट वन वैल्यू c या वन वैल्यू या वन पॉइंट c which lies between a and b, open interval a and b, such that f dash of c is equal to 0। ये तीन कंडीशन होने के बाद क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, वेरी वेरी गुड, आप बोल सकते हो there is at least one point p on the curve between a and b at which the tangent is parallel to the tangent at the point, कौन सा पॉइंट है वो पॉइंट क्या लिया आपने, c, the tangent at the point c is, शाबाश, is, ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, is parallel to x axis। तो इसका मतलब क्या है, जब आपके पास ये तीन कंडीशन होंगे फिर आप बोल सकते देयर इज एट लीस्ट वन पॉइंट c इसके बीच में होनी चाहिए, a और b के बीच में कहीं पे भी। अगर उस पे आप टेंजेंट डालोगे ना, उसका स्लोप होगा 0, उसका स्लोप इसका है, एफ डैश ऑफ c का मतलब 0 होने का मतलब इस टेंजेंट का स्लोप होगा 0। क्यों होगा 0? क्योंकि ये x एक्सिस के पैरेलल है। ये होती है रोलियस थ्योरम का बोलने का तरीका। सही है, सही है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट p, yes, sorry, slope of the tangent at c is 0 because the tangent at the point c, because at the point c we can draw only one tangent। तो हमने c पे एक ही टेंजेंट डाला है, वो टेंजेंट किसके पैरेलल है, x एक्सिस के। जब x एक्सिस के पैरेलल होगा कोई भी कर्व, कोई भी लाइन, उसका हमेशा स्लोप होगा 0। इसीलिए मैं बोलता हूँ f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0। आई होप ये आपको समझ आया होगा। प्लीज पास द वीडियो टू नोट इट डाउन। आप इसको नोट डाउन कर लो बेटा। ये होती है रोलियस थ्योरम। रोलियस थ्योरम में आपको बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें कुछ ज्यादा कुछ है ही नहीं, बट आप देखोगे क्या क्या होता है पहले इसमें। प्लीज पास द वीडियो, इसको पास कर लो और नोट डाउन कर लो बेटा। ये होता है रोलियस थ्योरम की इंटरप्रिटेशन। और इसका ग्राफ तीन तरीके से हो सकता है ना। एक तो जो मैंने लिखा है, दूसरा ये वाला, ये करो, इस एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। तीसरा हो सकता है ऐसे, हाँ, ये दिस इक्वल टू दिस, दैट मींस एफ ऑफ ए एंड दिस इज इक्वल। यहाँ पे भी टेंजेंट डाल सकते हैं, यहाँ पे भी टेंजेंट डाल सकते हैं, यहाँ पे भी टेंजेंट। ए c1 मानो, c2 मानो, c3 मानो, दैट मींस एफ ऑफ c1, एफ डैश ऑफ c1 शुड बी इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ c2 इज इक्वल टू 0 एंड एफ डैश ऑफ c3। इसलिए मैं बोलता हूँ एटलीस्ट का मतलब एक से ज़्यादा। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लो और आप लिखो इसको। अब देखो क्या हमने जो अभी तक पढ़ा था, हमने वहाँ पे जब हमने पहली डिफरेंशिएबल का चैप्टर उठाया था, मैं उस समय फिर आया था इन पॉइंट्स पे आया था मैं। एक क्वेश्चन में एग्जांपल के तौर पे इसको दिखाऊंगा, बाकी हम उसकी एक्सरसाइज पे दूसरे वो जब हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें देखेंगे। मैंने बोला था पहले, आप देखो ये मैंने बोला था एवरी, आपको याद रखना है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बोल चुका हूं मैं, एक्चुअली एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। इसका मुझे बहुत इस्तेमाल होने वाला है यहाँ पे। ये भी मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल साइन है, कॉस है, ई पावर एक्स है, इंडीड, ये भी कंटिन्यूअस सारे हैं एवरीवेयर। फिर मैं बोल चुका था वहां पे क्या, एक और चीज, लॉगरिथम फंक्शन भी कंटिन्यू होती है। इंडीड एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, ये भी कंटिन्यूअस होती है कि नहीं। फिर तीसरा मैंने बोला था यहाँ पे tan और sec, ये भी कंटिन्यूअस होती है, एक्सेप्ट x शुड नॉट इक्वल टू 2n पाई
प्लस 1 डिवाइड बाई पाई बाई 2, सॉरी 2n प्लस आर मल्टीप्लाई पाई बाई 2 पे ये कंटिन्यूस, इनके बगैर हर किसी भी कंटिन्यूस है। फिर मैं बोल चुका हूँ ये भी tan, इसके बचा क्या है यहाँ पे cot एंड cosec, ये भी कंटिन्यूस है एवरीवेयर एक्सेप्ट x नॉट इक्वल टू 2n पाई, यही है ना, n पाई, सॉरी 2 नहीं है n पाई के बगैर, इनके बगैर आप वैल्यू जहां भी रखोगे ना यहाँ पे कंटिन्यूस है। और आपने पढ़ा था ग्रेटेस्ट मॉडुलस फंक्शन, ये कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है जीरो पे, इज नॉट, मैं ये बोल चुका हूँ बेटा, ये फिर से क्यों बोल रहा, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। फिर ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये रियल नंबर्स के लिए डिफरेंशिएबल होता है, दैट कंटिन्यूस भी होगा, और बट इंटीजर्स के लिए नहीं होता है, इंटीजर्स के लिए नहीं होता है, दैट मींस दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट इंटीजर्स। बोल चुका हूं ना मैं ये चीजें। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और थ्योरम बोल चुका हूँ, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो अब एक एग्जांपल देखेंगे इस रोलियस थ्योरम पे, सिंपल से एग्जांपल एक देखेंगे क्या करना है आपको। एक्चुअली 3 कंडीशन जो आपके पास है उनसे क्या फायदा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल उठाऊंगा, आप इसको बड़े अच्छे से देखना, फिर आपको क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही करने। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा वेरीफाई, आपको इस एक्सरसाइज में वेरीफाई करना है, खाली वेरीफाई, और यहां पे इंटरवल भी होगा जरूरी। वेरीफाई रोलियस थ्योरम फॉर किसके लिए, फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ऑन इंटरवल क्या है शाबाश, -1 to 2। ये इंटरवल जरूर वहां से दिया होगा, ये आपको वेरीफाई करना है। देखो क्या क्या करना है, तो क्या मैं इसको और ऐसे लिखूँ, एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स प्लस -2 ऑन -1 to 2। तो कैन आई राइट इट एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इंटरवल क्या है, तो इसके बदले में ये लिखो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ऑन इंटरवल क्या है, -1 से लेकर 2 तक। देखो बेटा, पहली कंडीशन क्या होती है, दिस एफ ऑफ एक्स शुड बी डिफरेंशिएबल, सॉरी कंटिन्यूअस। क्या ये फंक्शन क्या है, आप देखो, अगर आप देखोगे ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो वी नो दैट क्या जानते हैं हम, क्या जानते हैं, एवरी, ये लिखना है आपको जरूरी, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, है ना। जब एवरीवेयर होगा तो इसमें भी होगी एवरीवेयर। सिंस देयरफॉर, यहाँ पे लिखो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 is a polynomial function, hence f of x is equal to x square minus x minus 2 is continuous। ये है ना polynomial function, and being polynomial function we know that every polynomial function is continuous everywhere। जब तो तब ये क्या होगी, f of x is equal to x square minus x minus 2 is continuous, जब ये everywhere पे होगी, continuous in क्लोज इंटरवल -1 से लेकर 2 तक, तो होगी ना। दूसरी कंडीशन मैंने ये भी बोल चुका हूं मैं पे, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो देखो, तो डिफरेंशिएबल होने के लिए इसका एफ डैश निकालना जरूरी है आपको। एफ डैश क्या होगा इसका, सर शबाश, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। अरे इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर लो, वो बनेगा ना एफ डैश ऑफ एक्स, वो क्या बनेगी 2x - 1 खाली। आप देखो ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, बिल्कुल है पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये भी different because every polynomial function is differentiable everywhere। जब everywhere होगी तो मैं लिखूंगा this f dash of x is differentiable because हमने देखा ना इसका क्या है, इसका डिफरेंशिएबल ये आया, तो मैं लिखूंगा लास्ट यहाँ पे f dash of x, सॉरी f dash नहीं लिखना है, पहले आपको f dash निकालना है, क्योंकि वो आनी चाहिए ना कुछ फंक्शन,
फिर आप देखोगे क्या ये डिफरेंशिएबल है, आपने बोला हाँ ये पॉलिनोमियल है, अगेन दिस इज पॉलिनोमियल एंड वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, तो मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन, अब जब एवरीवेयर है तब इसकी इंटरवल में होगा ना ओपन इंटरवल, ये होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई। अब तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, तीसरी कंडीशन क्या होती थी, एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब ए के बदले क्या है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, इंटरवल में पहला होता है ए, दूसरा होता है बी, तो एफ ऑफ ए क्या होगा, एफ ऑफ ए का मतलब एफ ऑफ -1, आपको पता है एफ ऑफ एक्स कितना है आपके पास, एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो एफ ऑफ 1 कितना होगा, जब एफ ऑफ एक्स ये है एफ ऑफ 1 कितना होगा, इसमें आप 1 रखो, मींस -1 होल स्क्वायर माइनस -1 माइनस 2, वो कितना बनेगा 1 + 1 - 2 दैट इज इक्वल टू 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ -1 कितना आया 0, तो ऐसे निकालना है आपको एफ ऑफ बी, बी क्या है एफ ऑफ 2 निकालना है, वो कितना आएगा -2 स्क्वायर, इसमें आपको 2 रखना है आप, -2 -2 वो कितना बनेगा, दिस बिकम्स 4 -2 दैट इज 4 -4 दिस आल्सो, तो मैं लिखूंगा हेंस f ऑफ -1 शुड बी इक्वल टू f ऑफ 2, जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, मैं क्या लिखूंगा फिर, thus f of x satisfy all the three conditions, thus f of x satisfies all the three conditions of, ये लिखना जरूरी है, conditions of Rolle's theorem, Rolle's तीनों चीजें सेटिस्फाई हुई, Rolle's theorem, thus f of x satisfy all the three conditions required for the applicability of the Rolle's theorem, ये वो भी ठीक है, ये भी लिख सकते हो, thus f of x satisfy all the three conditions of Rolle's theorem, then, तो then के लिए मैं आपको रब करूं बेटा, then के लिए ये रब करूंगा मैं, जब वो आपके पास कोई फंक्शन होगी ना वहां से दी हुई है, तो आपको रोलीज थ्योरम सेटिस्फाई करनी, मतलब चेक करनी होगी, तो उसके आप ये f डैश ऑफ x भी निकाल के रखा करो पहले ही, वो बनेगा 2x - 1। अब यहां से देखो, देन देयर एग्जिस्ट, देन एज पर द स्टेटमेंट ऑफ रोलीज थ्योरम, जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो फिर ये होता है, देन देयर एग्जिस्ट at least one point C between C के इसके बिटवीन होगा -1 से लेकर 2 तक ओपन इंटरवल, such that f dash of C should be equal to 0। अब मुझे काम क्या करना है, अब मुझे काम करना है, ये जो f dash of x है ना आपको, इसमें आपको f dash of C रखना है, f dash of C रखना है इक्वल टू 0, तो f dash of C कितना बनेगा, ये था जब x था यहाँ पे तो 2x - 1, तब C होगा तो क्या बनेगा, इंप्लाइज, मुझे वो C चाहिए, मुझे एक्चुअली ये C निकालना है, वो कैसे निकालूंगा, क्योंकि मेरे पास कंडीशन है f dash of x आपके पास है, उसमें C रखो, वो इक्वेट 0 के रखो तो आपको C आएगा, तो ये क्या बनेगा, f dash of C कितना बनेगा, f dash of x ये है, f dash of C क्या होगा, इसमें x के बदले रिप्लेस C कर लो, C के बदले कभी कभार बहुत सारे ऑथर्स P भी लिखते हैं, तो ये बनेगा 2C - 1 = 0, तो 2C - 1 = 0, C का वैल्यू क्या होगा, शाबाश 1/2 होगा कि नहीं, क्या ये 1/2 बिलोंग करता है -1 से लेकर 2 तक, बिल्कुल करता है, हेनस वेरीफाइज रोलीज थ्योरम, हेनस वेरीफाइड लिखो लास्ट में, एग्जैक्टली यहाँ पे लिखो, देख सकते हो एग्जैक्टली 1/2 लाइज बिटवीन -1 से लेकर 2 तक, देखो ना यहाँ पे C होना चाहिए ना, बिटवीन -1 से 2, आप देखो 1/2 लाई करता है -1 से लेकर 2 तक, बिल्कुल 1 से लेकर 1 को छोड़ के और 2 को छोड़ के, इसमें आएगा 0, इसमें आएगा 0.5, इसमें आएगा 0.9, इसमें 1 भी आ सकता है, 1.5 भी आएगा, 1/2 है ना वही 1/5, तो मैं बोलूँगा हेनस वेरीफाइड लास्ट में, ये हो गया है क्या बेटा, ये हो गया है रोलीज थ्योरम पे आप कैसे क्वेश्चन करोगे। सबसे पहले रोलीज थ्योरम जब वहाँ पे क्वेश्चन होगा उसका आप क्या निकाल के रखोगे, पहले f डैश ऑफ x, मतलब डिफरेंशिएशन करके रखोगे, फिर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई देखोगे, ये देखना जरूरी है, f डैश ऑफ 1, f ऑफ 1 कितना निकला 2 0 निकला ना, जरूरी कुछ भी निकलने चाहिए, आप इसको एक्चुअली ये, अब इसका क्वेश्चन कैसे होगा, इसका ग्राफ कैसे होगा, इस फंक्शन का ग्राफ होगा कैसे, शाबाश, इसका ग्राफ हो सकता है फॉर एग्जांपल ये था ना x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, जो दैट मींस ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ये टच करता होगा इसको, क्यों, क्योंकि
यहाँ पे निकलेगा ना एफ ऑफ -1 निकलेगा तभी 0 है ना, 0 ये फंक्शन होगा ना 0 कामा समथिंग, सॉरी एक्स कामा समथिंग, एक्स कामा 0। इस पर पॉइंट हमेशा जो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा वो हमेशा क्या होता है एक्स कामा 0, और यहाँ पे भी 0 होगा। मीन्स ये जो करो होगी इसकी करो हो जो होगी वो टच करती होगी, एंड पॉइंट उसके टच करते होंगे कि एक्स एक्सिस को। ये यहाँ पे ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी, ठीक है। तो फिर इसमें आपने ये पॉइंट एक निकाला है जहां पे आप c बोलते थे, वो 1/2 था, वो 1/2 निकला। उस c 1/2 पे अगर आप टेंजेंट डालोगे वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, वही तो f' ऑफ c मतलब 0। तो वो पॉइंट कौन सा होगा, वो c होगा क्या, वो होगा 1/2, वो फिर से उसी से आता है। देखा आपने, ये था रोलिस थ्योरम। अब रोलिस थ्योरम के क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज में देखेंगे हम बाद में। तो अभी क्या है, इसके बाद जो हमें पढ़नी है वो एक थ्योरम है, वो इसकी रोलिस थ्योरम की एक्सटेंशन या जनरलाइजेशन थ्योरम उसको बोलते हैं, एक्सटेंशन या जनरल थ्योरम। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और उसी लेक्चर में हम देखेंगे और क्या एक चीज एक्सरसाइज देखेंगे। तो खाली मैं बोलूंगा यहाँ पे जो हमें पढ़नी है जनरलाइजेशन ऑफ रोलिस थ्योरम जो है वो है कौन सी, मीन वैल्यू थ्योरम, या उसको बोलते हैं कभी कभार लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम। इसको कभी कभार खाली ये भी बोलते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। ये इस थ्योरम को किसने दिया है, वो था लैग्रांज, लुईस लैग्रांज। वो आया था ना रोलिस के जमाने में आया था, आई थिंक 1552, सॉरी किसमें आया था वो देखेंगे, इसमें आया था 1652 में। दैट मीन्स 1652 से लेकर 1719 तक था ना। तो ये आया था जो लुईस है ना, लुईस लैग्रांज, वो आया था कब, ये आया था 1736 से लेकर 1813, दैट मीन्स इसके बाद से आया था। तो उसमें फिर उसने देखे हैं कुछ मॉडिफिकेशन। उसने एक्चुअली इस लैग्रांज ने वो थर्ड वाली कंडीशन जो है ना इस रोलिस थ्योरम में, वो उसने ड्रॉप की है, फिर उसने वो सी निकाला है डायरेक्ट। वो अब देखोगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अब तब तक के लिए इसको बड़े अच्छे से देखो, बार बार देखो, इस पे जो भी क्वेश्चन होंगे वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। पहले हम इसको डिस्कस करेंगे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। इसको कभी कभार ये भी बोलते हैं LMVT, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, या कभी कभार MVT, मीन वैल्यू थ्योरम। ये मानी जाती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस की ये फंडामेंटल थ्योरम मानी जाती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ दिस थ्योरम। कौन सी, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को बोलते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। ये बहुत अच्छी थ्योरम है, उसको भी वेरीफाई करना है, खाली प्रूव नहीं करना है। वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।